हाय एवरीवन। बायोमॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड हम लोग देख रहे थे। 3 लेक्चर्स इसमें देख चुके थे और लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़े थे। अभी तक जो फैक्ट्स हम लोग डील कर चुके हैं इस न्यूक्लिक एसिड पोर्शन में, वह कि एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है 3 चीज़ से: बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से न्यूक्लिक एसिड जो 2 प्रकार के हो रहे हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए के लिए अलग न्यूक्लियोटाइड था, आरएनए के लिए अलग था। बेस जो इन्वॉल्व हो रहे थे, 2 प्रकार के बेस थे, प्यूराइन और पिरिमिडीन। प्यूराइन बल्की बेस था जिसमें 2 था, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन स्मॉल बेसेस थे जिसमें था साइटोसिन, थाइमाइन और यूरासिल। इसमें से जो 4 थे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, डीएनए के बेस थे और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल आरएनए के थे। अब ये बेस शुगर से कैसे कंबाइन करते थे, फास्फोरिक एसिड से कैसे कंबाइन करते थे और किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा था, ये चीज़ हम लोग जो है देख चुके थे। शुगर के बारे में ये भी हम लोग देखे थे कि आरएनए में जो शुगर है वह बीटा डी राइबोज शुगर है, जबकि डीएनए का शुगर जो है वह 2-डीऑक्सी बीटा डी राइबोज था। मतलब सेकेंड पोजीशन में जो वॉइस था उसका ऑक्सीजन हटा हुआ था वहाँ से। उसके बाद फिर जो बेस थे, चाहे वह पिरिमिडीन बेस हो या प्यूराइन हो, तो प्यूराइन बेस में 9 पोजीशन से, जो 9th पोजीशन था प्यूराइन बेस का, वह जाकर के शुगर का फर्स्ट पोजीशन से जुड़ता था और पिरिमिडीन का फर्स्ट पोजीशन ही शुगर का फर्स्ट से अटैच होता था। इतना हम लोग देखे थे। तो जैसे हमने एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड है तो भाई इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा जो फॉस्फेट के रूप में होता है। यह फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है शुगर से और यह शुगर जुड़ा हुआ होता है किससे? बेस से। तो इसमें से जो बात हम लोग देखे थे कि शुगर जो है बीटा डी राइबोज ऐसे, तो यह पोजीशन 1 था, 2, 3, 4 और यहाँ जो है वो एच करके ऐसे ही था 5 डैश करके मानते थे, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश। तो इसमें से हम लोग क्या देखें कि यह जो 1 डैश पोजीशन था यहाँ जुड़ता था बेस। ऐसा बेस में से यदि प्यूराइन बेस है तो यह प्यूराइन बेस 9th पोजीशन से जुड़ेगा और यदि यहाँ पिरिमिडीन बेस है तो यह पिरिमिडीन बेस जो है फर्स्ट पोजीशन से जुड़ता था। उसके बाद यह जो 5th पोजीशन है यहाँ जुड़ता था जाकर के फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो फॉस्फेट के रूप में होता था। यह 3rd पोजीशन इसका बच रहा था। तो फर्स्ट पोजीशन जुड़ गया इधर बेस से, 5th पोजीशन जुड़ा फॉस्फोरिक एसिड से और यही जो 3rd पोजीशन है शुगर का, वह जाकर के जुड़ रहा था फिर दूसरी चीज़ से मतलब फिर से यहाँ जाकर के दूसरे न्यूक्लियोटाइड यूनिट से जुड़ेगा। ये पूरा मिल करके तो एक न्यूक्लियोटाइड हुआ ना। ये पूरा फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और बेस, ये पूरा मिल करके जो है एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा। अब फिर से एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, तो जो अगला न्यूक्लियोटाइड होगा उस न्यूक्लियोटाइड में फिर इस शुगर का 3 डैश पोजीशन जा करके जुड़ता था, है ना। इतना जो है हम लोग देख चुके थे पीछे का लेक्चर में। अब चाहे ये डाइन्यूक्लियोटाइड हो, ट्राइन्यूक्लियोटाइड हो या टेट्रान्यूक्लियोटाइड हो, फर्क नहीं पड़ता है। उनका जो अरेंजमेंट होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। क्योंकि जब तक न्यूक्लियोटाइड का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाना है आगे डीएनए का स्ट्रक्चर जब अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको समझने में। तो जैसे मान लें यहाँ शुगर है, ठीक। अब यह शुगर का 1 डैश पोजीशन से जुड़ा हुआ है यहाँ क्या? बेस, ठीक है। मान लें कि एडेनिन बेस है, कोई भी बेस हो सकता है ऐसा।
इसी शुगर का नीचे 5' पोजीशन है, यहाँ जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, ये फॉस्फेट हो गया, ये बेस हो गया, ये शुगर पार्ट है। अब इसी शुगर का फिर 3' पोजीशन होता था, ये पूरा मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, दिस वन इज वन न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट शुगर बेस, शुगर का फर्स्ट पोजीशन बेस से, 5 पोजीशन जो है 5' पोजीशन व फॉस्फेट से। अब जो 3' जुड़ा या फिर आगे कोई फॉस्फेट से कंबाइन करता था दूसरे न्यूक्लियोटाइड के लिए, यही फॉस्फेट फिर यहाँ जुड़ा हुआ है 5' पोजीशन शुगर का, ये फिर यहाँ से शुगर हो गया, और इस शुगर का फिर से यहाँ 1' पोजीशन जुड़ा हुआ है बेस से, थाइमाइन हो सकता है। फिर आगे बढ़ोगे तो सही हो जाएगा, फिर 3' पोजीशन हो जाएगा, फिर यहाँ जुड़ेगा फॉस्फेट से, फिर यह फॉस्फेट जाकर के यहाँ जुड़ेगा 5' पोजीशन से, फिर यहाँ शुगर है, फिर इसका 1' जुड़ेगा कोई ना कोई बेस से, फिर ये आगे बढ़ेगा 3' ऐसे करके है। तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट हुआ, ये फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड यूनिट हुआ, फिर ये एक अलग न्यूक्लियोटाइड यूनिट हुआ ऐसे। तो मान के चलो ये दोनों को मिलाए तो ये कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड, ये क्या कहलाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। और यदि तीनों मिला दिए तो ये हो गया ट्राई न्यूक्लियोटाइड ऐसा। अब इसमें से यदि हम लोग बात करें तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड चेन जो है वह हमेशा 5' एंड से शुरू होकर के 3' एंड के तरफ जाता है, मतलब लेफ्ट में हमेशा 5' एंड होगा और राइट में हमेशा 3' एंड होगा। ये भी लेफ्ट एंड हुआ, ये जो है सो यहाँ 3' राइट एंड हो गया, फिर ये वाला लेफ्ट एंड हो गया और ये फिर जो है राइट एंड हो गया ऐसे। जैसे हम लोग पीछे पेप्टाइड पढ़े थे ना प्रोटीन में, तो पेप्टाइड कैसे हमेशा N टर्मिनल से C टर्मिनल की ओर जाता था, उसी प्रकार से यहाँ है कि एक न्यूक्लियोटाइड में हमेशा जो है न्यूक्लियोटाइड चेन 5' पोजीशन से शुरू होकर के 3' की ओर जाता है। कंसेप्ट पूरा समझ गए ना। शुगर है, इसका फर्स्ट पोजीशन जिसको 1' लिख रहे हो हमेशा बेस से जुड़ेगा। जो 5th पोजीशन है जिसको 5' लिख रहे हैं अभी बताए थे, वह हमेशा फॉस्फेट से जुड़ेगा। और इसी का जो 3rd पोजीशन होगा 3' वो फिर अगला न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट से जुड़ेगा। और इस तरह से जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ते जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है और यही जा करके आगे DNA और RNA का फॉर्मेशन करता है। तो बोथ DNA एंड RNA आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, बस अंतर है तो वहाँ किसका किसका, बेस का और शुगर का। तो अब हम लोग आगे बढ़ें। तो सबसे पहले अब हम लोग डील करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA। 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हम लोग देखे थे, DNA और RNA, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। DNA इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब कैसा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें किस प्रकार से अरेंजमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA, जैसे प्रोटीन में पढ़े थे ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, वैसे DNA और RNA का भी है, लेकिन इसमें से सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक ही है, वही मेन होता है। लेकिन पहले हम लोग प्राइमरी को डील करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि ए DNA मॉलिक्यूल, अच्छा DNA का फुल फॉर्म तो हम लोग जानते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोज है ना, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म हुआ। बोला है कि ये DNA मॉलिक्यूल इज ए हेटेरोपॉलीमर ऑफ 2' डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। दो प्रकार का न्यूक्लियोटाइड हम लोग पढ़े थे कि यदि शुगर राइबोज हो तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, यदि शुगर डीऑक्सी राइबोज है तो वह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो चूंकि DNA की बात कर रहे हैं हम लोग और DNA में जो शुगर है वह डीऑक्सी राइबोज है,
इसलिए हम लोग जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को लेकर के चलेंगे। तो डीएनए मॉलिक्यूल एक हेट्रोपॉलीमर है, मतलब इसमें अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन वे सारे न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो 2-डीऑक्सी राइबोज का न्यूक्लियोटाइड। और टोटल 4 होते हैं ना कि डीएनए मॉलिक्यूल इज ए हेट्रोपॉलीमर ऑफ 2-डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और ऑफ 4 टाइप्स, 4 अलग अलग प्रकार के 4 टाइप्स। सबसे पहला 2-डीऑक्सी एडेनोसिन, उसके बाद 5-मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी राइबोज यहाँ हुआ शुगर, एडेनोसिन हुआ बेस, और ये बताए थे कि फॉस्फेट मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, तो यहाँ मोनोफॉस्फेट है। इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे DAMP, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। टी, उसके बाद यहाँ से A हो गया M और ये हो गया P। नेक्स्ट 2-डीऑक्सी गुआनोसिन, फिर 5-मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। इसका क्या लिखेंगे, D, यहाँ लिखेंगे G, और ये MP तो सेम रहेगा, DGMP। शॉर्ट में इसी को हम लोग केवल A लिखेंगे और इसको G, बेस के आधार पे। उसी प्रकार से 3rd नंबर में क्या हो जाना है, 2-डीऑक्सी सिटिडीन। पढ़े थे हम लोग कि प्यूराइन बेस है, प्यूराइन बेस के लिए लास्ट में क्या लगता है, OSINE, लेकिन जो पिरिमिडीन बेस है उसका लास्ट में लगता है IDINE, ये हम लोग जान रहे हैं। 5-मोनोफॉस्फेट, तो इसका शॉर्ट क्या हो जाएगा, DCMP, नहीं, डीऑक्सी सिटिडीन मोनोफॉस्फेट, या इसी को केवल C लिखेंगे। और नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा 2-डीऑक्सी थाइमिडीन, 5-मोनोफॉस्फेट, तो हो गया क्या, DTMP, ये आप इसको T लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से हो जाता है कि डीएनए मॉलिक्यूल में जो 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका नाम लिखो। नहीं, डीएनए मॉलिक्यूल में जो 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसका नाम लिखो। तो देखो ये तो कॉमन है कि 5' से सब में फॉस्फेट होगा और एकक होगा, इसलिए 5' मोनोफॉस्फेट। तो 5' मोनोफॉस्फेट सब में है, बस यहाँ चेंज करेगा बेस केवल, बाकी शुगर भी तो सेम ही है, 2-डीऑक्सी सब में है। एडेनोसिन, गुआनोसिन, सिटिडीन, थाइमिडीन। एडिनोसिन और गुआनोसिन ये दोनों प्यूराइन बेस हुए और ये दोनों जो है पिरिमिडीन बेस हुआ, ये दोनों बल्की बेस हैं और ये दोनों जो है स्मॉल बेसेस हुए। तो इसको एकदम याद रखना है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड चेन हैं और यही चारों न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर के जो है बना हुआ है क्या, डीएनए मॉलिक्यूल। आगे इसमें बात करें, ऐसे ऐसे बोल रहा है कि 4 टाइप के हुए ना, जैसे प्रोटीन में हम लोग पढ़े थे कि टोटल 20 टाइप के अल्फा अमीनो एसिड है, लेकिन वही 20 टाइप के अल्फा अमीनो एसिड जब कई बार रिपीट करते थे तो 150-200 अमीनो एसिड मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे थे और वहाँ से प्रोटीन बनता था। उसी प्रकार से डीएनए मॉलिक्यूल में ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है। अब यही 4 न्यूक्लियोटाइड आपस में रिपीट करते हैं मिलियन टू बिलियन टाइम्स, मिलियन टू बिलियन टाइम्स, लाखों करोड़ों बार जो है अपने आप को रिपीट करेंगे और रिपीट करके जो है एक लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। लेकिन हाँ, इनका रिपीटेशन एक सीक्वेंस में होता है, जैसे वहाँ होता था अमीनो एसिड जब अरेंज होते थे पॉलीपेप्टाइड चेन में तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता था उनका। उसी प्रकार से यहाँ कि डीएनए के लिए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा उसमें ये 4 न्यूक्लियोटाइड होंगे, डीएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी, और यही चारों स्पेसिफिक सीक्वेंस में रहेंगे, मिलियन टू बिलियन टाइम्स अपने आप को रिपीट करेंगे। अब इसमें से लिंकेज जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का,
थोड़ा उसको हम लोग देख लें किस प्रकार से होता है। तो जैसे मान लो कि ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स हुए, ठीक, न्यूक्लियोटाइड डीएनए का कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? ऑब्वियसली 2-डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ऐसा। अब वो बोल रहा है कि ये जो आपस में जुड़े रहेंगे ये ऐसे रहेंगे, ऐसे, यहाँ से भी ऐसे ही होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ जो होता था शुगर, इस शुगर का OH से कंबाइन करेगा तो एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनता है, इसलिए इसको हम लोग एस्टर लिंकेज बोल रहे हैं। और ये फास्फोरिक एसिड है इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, इधर भी एस्टर लिंकेज है, इधर भी एस्टर लिंकेज है। तो ये सारे हुए न्यूक्लियोटाइड। अब ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में इसी लिंकेज से जुड़े रहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब चीज़ बात इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फिर पढ़े पेप्टाइड लिंकेज अमीनो एसिड या प्रोटीन में, यहाँ है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। याद रखोगे कि डीएनए के लिए जो सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं वे किस लिंकेज से? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कि जैसे यहाँ शुगर है तो इसका OH, यहाँ भी शुगर है इसका OH, और बचा यहाँ फास्फोरिक एसिड, ऐसा। तो ये H2O इधर से भी निकला, H2O इधर से भी निकला, बाकी एक ऑप्शन बचा रहता था, ऐसे। तो इस प्रकार से दोनों जगह एस्टर बन जाएगा, और दोनों जगह एस्टर बनेगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग। अब इसमें से होगा क्या कि एक यदि यहाँ जुड़ रहा है इस शुगर का 3' पोजीशन, तो यहाँ इसका जुड़ा हुआ होगा 5' पोजीशन, जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि ऐसा शुगर है इस प्रकार से, नहीं तो यहाँ 1', 2', 3', 4', और यहाँ होता था 5'। तो एक यहाँ से जुड़ेगा और एक फिर यहाँ से जुड़ेगा 3' और 5' से, और जो भी चाहे यहाँ लिंकेज हो चाहे यहाँ लिंकेज हो, दोनों यही वाला लिंकेज होगा, फॉस्फोडाइएस्टर का लिंकेज होगा। अब स्ट्रक्चर से ही इसको हम लोग समझ लें पूरा बना करके। मेन बात तो हम लोग समझ गए कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं डीएनए में, चारों अलग अलग है, इसलिए हेट्रोपॉलीमर बोला जा रहा है इसको। उसके बाद ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़े हैं इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, और ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। कैसा लिंकेज बन रहा है वो हम लोग देखें कि शुगर का 5' पोजीशन और उसी का 3' पोजीशन जो है जुड़ते जाएगा। बेस कौन कौन सा है ये भी हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड कौन कौन होंगे ये भी देख लिए हम लोग। तो इसी के हिसाब से अब ज़रा एक बार इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लें तो समझ में आ जाए क्या है। जैसे यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ बेस है एडिनोसिन, इस एडिनोसिन का 9th पोजीशन जुड़ेगा इस शुगर से, और ऑब्वियसली शुगर का यहाँ कौन सा पोजीशन है, पोजीशन को अलग से दिखाते हैं, ब्लू से दिखाते हैं। एडिनोसिन हुआ बेस, इसका 9 पोजीशन शुगर का 1' से जुड़ेगा, ठीक। अब यह शुगर है तो इसी शुगर का फिर यहाँ 5' पोजीशन जाकर के जुड़ेगा किससे, फॉस्फेट से। अब जो इसका 3' पोजीशन बच गया, यह फिर 3' पोजीशन अगेन यहाँ जुड़ेगा फॉस्फेट से, फिर यह फॉस्फेट जुड़ा होगा 5' पोजीशन दूसरे शुगर से, फिर यहाँ शुगर आ गया। अब फिर से इस शुगर का 1' पोजीशन
1' पोजीशन जुड़ा होगा यहाँ दूसरे बेस से, तो एडिनोसिन के बाद गुआइनोसिन आ गया और इसका फिर से वही रहेगा 9 पोजीशन। ऐसे देख रहे हो, तो ई पूरा मिल करके हुआ एक न्यूक्लियोटाइड, फिर ये पूरा एक और न्यूक्लियोटाइड, और ये दोनों लिंकेज यहाँ कहलाएगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अगेन आगे बढ़ो तो फिर से शुगर का इधर जुड़ गया, अब फिर इसका बचा यहाँ 3' तो या फिर 3' जाकर के जुड़ेगा फॉस्फेट से, अगेन या जाकर के जुड़ेगा 5' और फिर से यहाँ एक दूसरा शुगर आ जाएगा, और फिर यह शुगर का 1' पोजीशन यहाँ जुड़ा होगा बेस किससे, सिटिडीन से। ऐसा, तो सिटिडीन का यहाँ 1 पोजीशन, शुगर का तो हमेशा 1' और इसका 1, क्या कि पिरिमिडीन बेस है। ऐसा इस टाइप का होते जाएगा। अब फिर से एक बार और लिंकेज बनेगा इसमें, टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो एक लिंकेज और बन सकता है इसमें, जाहिर सी बात है। अगेन फिर क्या होगा कि इस शुगर का फिर से 3' पोजीशन जाकर के जुड़ेगा फॉस्फेट से, फिर फॉस्फेट का 5' पोजीशन ये जुड़ेगा जाकर के फिर यहाँ किससे, शुगर से, और यह शुगर का फिर इधर जाकर के जुड़ेगा बेस थाइमीन से। तो यहाँ इस थाइमीन का जो है, थाइमीन का होना चाहिए 1 और इसका 1', लेकिन एक बात यहाँ से ध्यान रखना है, ई हुआ प्यूराइन बेस, प्यूराइन, ई भी हुआ प्यूराइन बेस, ई हुआ पिरिमिडीन बेस और ई भी हुआ पिरिमिडीन बेस। अब जो ऐसे अरेंजमेंट होता है ना बेस का डीएनए में, वह ऐसे नहीं होता है, मतलब ये नहीं कि 2 लगातार प्यूराइन फिर 2 लगातार पिरिमिडीन, ऐसे नहीं, अल्टरनेट होता है कि एक प्यूराइन बेस है तो फिर एक पिरिमिडीन होगा, फिर एक प्यूराइन है तो फिर एक पिरिमिडीन होगा, इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ जो हम लोग लिखे हैं गुआइनोसिन, या गुआइनोसिन ना होकर के यहाँ क्या होता है, थाइमिडीन होता है, और जब थाइमिडीन रहेगा तो इस थाइमिडीन का यहाँ होगा 1st पोजीशन, और यह हो गया पिरिमिडीन बेस। तो एक प्यूराइन एक पिरिमिडीन, फिर यहाँ प्यूराइन होगा, तो फिर प्यूराइन में बचा गुआइनोसिन, तो यहाँ हो जाएगा गुआइनोसिन, और उसके बाद फिर यहाँ इसका 9 पोजीशन होता है, और लास्ट में फिर जो है यहाँ सिटिडीन वाला पार्ट होगा जो कि होगा पिरिमिडीन। तो यहाँ टी नहीं सी, ऐसे अल्टरनेट मैनर में होता है, प्यूराइन पिरिमिडीन, प्यूराइन पिरिमिडीन, एडेनिन से शुरू होगा, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ऐसे करके होगा। बाकी सीक्वेंस यही है, समझ गए मेन सीक्वेंस क्या था। सो इसी को आप इधर दिखाओगे यदि तो ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ से शुरू हुआ, ये फॉस्फेट है, फिर यह फॉस्फेट 5' से जुड़ रहा है, यह 5' यहाँ बीच में शुगर है, और यह शुगर फिर यहाँ जुड़ रहा है एडेनिन से, ये शुगर हुआ। इसी शुगर का फिर 3' पोजीशन अगेन यहाँ जुड़ेगा फिर फॉस्फेट से, ये फॉस्फेट फिर जुड़ेगा यहाँ 5' से, फिर ये जा कर के यहाँ बीच में हो गया शुगर, फिर यहाँ शुगर जुड़ा हुआ है थाइमिन से, तो ये शुगर का 3' फिर से यहाँ जुड़ जाएगा फॉस्फेट से, ऐसे ही होते जाएगा शुगर, फिर इस बार यहाँ क्या है गुआनिन है 3' 5', फिर यहाँ जुड़ेगा फॉस्फेट से, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा, यहाँ शुगर और यहाँ हो गया इस बार साइटोसिन वाला 5', फिर यहाँ 3' और फिर ऐसे आगे बढ़ेगा। तो क्या हुआ ATGC, एडिनोसिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये बेस का सीक्वेंस गड़बड़ाना नहीं चाहिए, यही तो इम्पॉर्टेंट है। बेस सीक्वेंस हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए है वह डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, और यह जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है यह इसी बेस सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। तो यह जो बेस सीक्वेंस यहाँ दिखाया जा रहा है कि पहले एडेनिन बेस, फिर थाइमिन, फिर गुआनिन और फिर साइटोसिन। और मेन बस शुगर है कि यही शुगर का बस ध्यान से समझना है कि यहाँ शुगर है, तो इस शुगर का 1' पोजीशन हमेशा बेस से जुड़ेगा।
5' पोजीशन हमेशा जुड़ेगा फॉस्फेट से और 3' पोजीशन फिर दूसरे फॉस्फेट से। फिर यही फॉस्फेट अगले शुगर का, फिर से यहाँ एक शुगर आ गया तो इस शुगर का फिर 1' जुड़ा यहाँ बेस से, 3' अगला फॉस्फेट से, 5' पहले से जो फॉस्फेट था, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ एक अलग शुगर आया तो 1' जुड़ा बेस से, 3' अगला फॉस्फेट से और 5' जो पीछे फॉस्फेट है उससे, ऐसे ही करके सीक्वेंस जो है बढ़ते जाता है। तो वही बताया कि इसमें हमेशा 5' से 3' शुरू होगा और बेस का सीक्वेंस ऐसा है ATGC, माने एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग। तो यही हुआ DNA का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है कि DNA 4 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बना है, हेट्रोन्यूक्लियोटाइड, इसलिए हेट्रो पॉलीमर इसको हम लोग बोलते हैं। और वे 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, तो उसमें से अंतर होगा केवल बेस का। शुगर फॉस्फेट सब में सेम है, बेस एक बार एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, अल्टरनेट होता है, एक प्यूराइन बेस, एक पिरिमिडिन बेस, फिर एक प्यूराइन बेस और फिर एक पिरिमिडिन बेस, ऐसे ही अरेंजमेंट होते ही जाता है। इसको बताए नोट्स में देखोगे तो डिटेल में वहाँ स्ट्रक्चर से जो है बनाया हुआ है ना। ऐसे नोट्स को यदि देखोगे तो देखो यहाँ स्ट्रक्चर से इसको समझाया हुआ है कैसे कनेक्शन हुआ है। तो इस चीज़ को हम ना बताते हुए वैसे सरल करके बताए हैं, बाकी इतना फिगर बना पाना बोर्ड पे संभव नहीं था, इसलिए आप लोग इसको नोट्स को देखोगे आराम से तो वही सीक्वेंस मिलेगा जो वहाँ बताया गया है। तो इस बात को जो है ध्यान रखना है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे DNA का हुआ, ऑब्वियसली सेम प्राइमरी स्ट्रक्चर RNA के लिए भी हो सकता है। नहीं, यही प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है RNA के लिए भी हो सकता है। तो देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA में क्या कहानी है। RNA, तो RNA के जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, न्यूक्लियोटाइड, वे न्यूक्लियोटाइड में शुगर होगा क्या, राइबोज, बेस होंगे 4, कौन कौन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ऐसे करके, और फॉस्फेट तो रहना ही है सब में ऐसे। तो यहाँ जो सीक्वेंस होता है, यहाँ जो सीक्वेंस होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। पहले रहेगा यूरासिल, यूरासिल जो है क्या, पिरिमिडिन बेस। यूरासिल के बाद इसमें होता है गुआनिन, गुआनिन, और यह गुआनिन बेस जो है प्यूराइन है। गुआनिन के बाद फिर होता है साइटोसिन, साइटोसिन जो फिर से पिरिमिडिन है, और साइटोसिन के बाद फिर से साइटोसिन ही होता है। यही चीज़ मैंने साइटोसिन यहाँ 2 बार रिपीट कर जाता है। बेस के अरेंजमेंट में अंतर है, बेस के अरेंजमेंट में अंतर। तो यह सीक्वेंस याद रखेंगे, UGCC, मतलब सबसे पहले यूरासिल बेस, फिर गुआनिन, साइटोसिन, फिर साइटोसिन और आगे फिर रिपीट करेगा। तो बीच में जो है एडेनिन बेस वगैरह कहीं कहीं आ सकता है। इस शुरू होगा यहाँ 5' इन से, इधर जाएगा 3' की ओर। इसी को स्ट्रक्चर से देखना चाहो तो फिर से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ है शुगर, इसको शुगर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये शुगर है राइबोज। तो इसी शुगर का 1' पोजीशन इधर जुड़ेगा बेस से। अब बेस में यहाँ यूरासिल है तो डायरेक्ट हम लोग यूरासिल लिख दें ऐसे। उसके बाद इसी का 5' पोजीशन इधर जुड़ेगा फॉस्फेट से, फिर 3' पोजीशन जुड़ेगा इधर फॉस्फेट से, फिर यह फॉस्फेट यहाँ जुड़ेगा शुगर से हैं। अब शुगर का फिर से पोजीशन देते जाते हैं, समझ में आएगा। ये 1' हुआ, ये 5' हुआ, ये 3' हुआ। चूँकि यह पिरिमिडिन बेस है तो इसका 1 पोजीशन होगा, समझ में आते। फिर यहाँ से 5' हुआ, फिर इधर बढ़ेगा तो फिर यहाँ बेस हो जाएगा, यूरासिल के बाद गुआनिन है तो फिर से इसके लिए या 1' हुआ, लेकिन इसके लिए 9 पोजीशन हो जाएगा, प्यूराइन बेस है। फिर आगे बढ़ेगा इधर से, फिर इसका यहाँ फॉस्फेट के साथ बनेगा, फिर
यहाँ शुगर हो जाएगा, फिर ये इधर बेस हो जाएगा, लेकिन इस बार बेस क्या होगा, साइटोसिन। कुछ वही दिखाना है, 3' इधर 5', फिर यहाँ 1', और ये जो है पिरिमिडीन बेस है तो इसका 1 पोजीशन, और फिर ऐसा ही बढ़ते जाएगा। फिर से इसका 3' यहाँ फॉस्फेट से जुड़ेगा, और फिर ये फॉस्फेट जा कर के आगे शुगर से जुड़ा, और फिर यहाँ वही साइटोसिन है। तो अगेन इसका 3' हुआ, फिर 5' हुआ, ये 1' हुआ, इसका ये 1 पोजीशन हुआ, और फिर आगे अपना 3' से जुड़ेगा। ऐसा सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर से बना हुआ है उसमें। समझ रहे हो किस प्रकार से अरेंजमेंट है। शुगर का 1' पोजीशन बेस से, 5' पोजीशन फॉस्फेट से, फिर वही 3' पोजीशन फॉस्फेट से, फिर दूसरा का वही हो जाएगा। तो बस बेस का सीक्वेंस देखना है, यूरासिल, गुवानिन, साइटोसिन और फिर साइटोसिन। उसमें क्या था, उसमें था एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन, साइटोसिन। इसमें है यूरासिल, गुवानिन, साइटोसिन, साइटोसिन। ऐसा डीएनए का बेस सीक्वेंस ही है, आरएनए का बेस सीक्वेंस ही है, बाकी लगभग सेम ही है। ठीक है, तो नोट्स में पूरा जो है बेस शुगर का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, वहाँ से इसको देखोगे और समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आ जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो इस तरह से हम लोग डीएनए और आरएनए दोनों का प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिया। अच्छे से इसको पढ़ोगे ताकि आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को ना हो। तो आज इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।